जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आईएएस विद हरि मोहन। दोस्तों, अगर हिंदुस्तान में रह रहे हैं और यूपीएससी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से दूर नहीं रह सकते। पक्की बात है, कोई ना कोई आपका ओपिनियन होना चाहिए, और ओपिनियन हल्का फुल्का भी नहीं, पूरा लॉजिकल और अनबायस्ड ओपिनियन जितना होगा उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा है। इसलिए आज के दिन जो पॉलिटिक्स चल रही है इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करना ज़रूरी है कि असलियत में क्या ये जो उठापटक लगातार चल रही है पॉलिटिक्स के अंदर कि कभी शह और मात का खेल जो है वो लगातार दिखाई दे रहा है, और कभी कोई किसी पक्ष में पलड़ा झुकता हुआ दिखाई दे रहा है, कभी किसी पक्ष में पलड़ा झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पूरे तरीके से यहाँ ये साफ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं मतलब एक ओपिनियन बिल्डअप करने की स्टूडेंट को ज़रूरत होती है कि क्या केजरीवाल सही है या मोदी जी सही है, क्या किसके साथ, कभी राहुल गांधी सही है या कोई और। इन सब के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूं, और एक बहुत कोशिश करेंगे न्यूट्रल डिस्कशन हो। और मैं ये भी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जो मेरा एक केजरीवाल के लिए ओपिनियन है उसको साइड में रखते हुए एक न्यूट्रल बंदे की तरह यहाँ खड़े होकर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी असलियत में राजनीति चल कैसे रही है। क्योंकि ये राजनीति समझोगे तभी अगले एक साल जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होंगी उनको आपको साफ नजर आएगा। ये समझिए दोस्तों, आपको वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये देनी है कि हम लोगों का 7 अप्रैल से एक नया बैच शुरू हो रहा है नेट जेआरएफ का, और राजस्थान में जो सेट का एग्जाम होगा उसका, या ग्रेड 1 के अंदर जो हिस्ट्री का ऑप्शनल आता है उसका। इन सब के अंदर ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, और साथ में इनका सिलेबस जो भी है वो सारा करवाया जाएगा। 7 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रहे हैं। दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करें और सारी इंफॉर्मेशन को पूछें कि असलियत में है क्या। धन्यवाद। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2024 इलेक्शन ईयर है, और सीधे तौर पर 2024 के अंदर मई में इलेक्शन होंगे, यानी लगभग मार्च के आसपास तक इलेक्शन शुरू हो चुके होंगे, और जनवरी के अंदर बिगुल बज चुका होगा, आचार संहिता लग चुकी होगी, और लगभग 2 महीने तक देश जो है वो फरवरी से पॉसिबली शुरू होंगे। तो मार्च अप्रैल पूरे का पूरा इलेक्शन में जाने वाला है, और मई जून तक आते आते पूरा का पूरा जो सिनारियो है वो अच्छे खासे लेवल तक मई में सरकार बननी है। अब यहाँ पूरी की पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। एक तरफ मोदी गवर्नमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये इस साइड पर फुल मेजॉरिटी में है, और यहाँ पर राहुल गांधी जो हैं वर्सेस में एक तरफ राहुल गांधी हैं जो इस टाइम पर फुल ऑन पॉलिटिक्स के अंदर एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी और इनकी सिस्टर प्रियंका वाड्रा दोनों के दोनों। लेकिन यहां एक दम से केजरीवाल महोदय जो हैं वो भी एक्टिव फॉर्म में नजर आ रहे हैं। और तीसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहां स्पष्ट शब्दों में रेस्ट आपको नजर आ रहे हैं। इस रेस्ट में मायावती, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, अकाली दल, जो भी आपको यहां पर नजर आ रहे हैं वो सारे के सारे इस टाइम पर मौजूद हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, जिस तरीके से आज के दिन सिनारियोज चल रही हैं, पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा है, पॉलिटिकल सिस्टम हम लोगों को दिखाई दे रहा है। एक चीज साफ है कि भाई मोदी जी का पॉपुलैरिटी लेवल बहुत ज्यादा हाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मोदी जी आज के दिन एक स्ट्रांग पोजीशन के अंदर हैं, और वो इस हद तक स्ट्रांग पोजीशन के अंदर हैं कि कुछ कहने की हद नहीं, अल्ट्रा लेवल। अब सवाल अगर यहां पर किसी के दिमाग में आ रहा है कि 2024 के इलेक्शन के अंदर बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा, तो मैं इस चीज से एग्री नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि लगभग 500
545 सीट्स हैं पूरे हिंदुस्तान में, और जिस तरीके से भारत के लगभग 75% से 80% हिस्से पर बीजेपी की सीधी सीधी प्रेजेंस है, और 4 बड़े स्टेट्स को छोड़ दिया जाए, तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु और केरला, जहां पर बीजेपी की बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट परसेंटेज में प्रेजेंस नहीं है, वहां बीजेपी स्ट्रगलिंग सिचुएशन में है। इन 4 के अलावा पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। अगर सबसे गई गुजरी हालत के अंदर भी बीजेपी इन चारों स्टेट्स में आधी आधी सीटें भी ले आती है, यानी अगर 25 है तो 12-13 के बीच में, और ऐसी भी सीटें ले आती है, तो पूरे हिंदुस्तान में भी अगर ये होता है तो भी बीजेपी जो है वो लगभग 200 से 250 सीटों के बीच में होगी, और बाकी किसी पार्टी के पास इतनी पावर नहीं होगी कि वो अकेले दम पे सत्ता में खड़े हो जाए। और बीजेपी अपने भी सपोर्टिंग क्लास के साथ अगर आप देखेंगे, या अपनी सपोर्टिंग पार्टीज के साथ मिलकर, तब भी बहुत कंफर्टेबली सरकार बनाती हुई नजर आती है। अगर सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल रही, बिल्कुल इस तरीके से रही कि मोदी का ग्राफ जो है वो काफी, या बीजेपी का ग्राफ काफी ज्यादा लो है, अदरवाइज ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने 2 बार के अंदर लोकसभा में तो पूरी सीटें, लगभग पूरी सीटें बीजेपी को उठा के पकड़ा दी। उनमें से आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, शायद झारखंड, यूपी, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, ऐसे हैं जिनमें 1-2 सीटें छोड़ दी जाए तो पूरी की पूरी क्लीन स्वीप बीजेपी के पक्ष में गई है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो सवाल ये है कि क्या ये 2024 का इलेक्शन मोदी की सरकार को गिराने के लिए है? तो इस चीज को भूल जाओ कि इस इलेक्शन में मोदी सरकार को गिराने का कोई काम है। मोदी सरकार जो इस टाइम पर कोशिश कर रही है वो ये कर रही है कि कैसे भी करके ये जो 300 का आंकड़ा है इस पे बने रहा जाए, और कोशिश करके 303 सीटें इस बार हैं उसके ऊपर बने रहा जाए, और 303 के बाद कोशिश की जाए ये 350 पार किया जाए, ताकि किसी भी तरीके के मेजॉरिटी के लिए बीजेपी को किसी दूसरी पार्टी पे किसी तरीके से डिपेंडेंट रहना ही ना पड़े। ये कोशिश, और इसके लिए ऑब्वियस सी बात है, इस ऑब्जेक्टिव के लिए, इस एम्बिशन के लिए बहुत सारी पार्टियां इस टाइम पर सत्ता में हैं, मतलब इस टाइम पर बीजेपी के खिलाफ खड़ी हुई हैं और संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही हैं। उनमें एक जो सबसे बड़ा नाम इस टाइम पर है वो राहुल गांधी का है, जिन्होंने पूरा हिंदुस्तान भारत जोड़ो यात्रा के नाम पे नाप दिया। और दूसरा नाम इस टाइम पर केजरीवाल का है, जो कुछ भी है, भले ही भारत जोड़ो यात्रा या कुछ भी है उसमें आगे नहीं है, लेकिन अपनी प्रेजेंस कम से कम मीडिया और सोशल मीडिया और लोगों की चर्चा में दर्ज करवाने में कामयाब हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब खेल यहीं से शुरू हो रहा है, और एक बात समझ लीजिए, जिस टाइम पर अडानी वाला मामला आया था, वो टाइम असलियत में इलेक्शन का बिगुल बजा चुका था। विदेशों में सही, विदेशी कंपनी ने सही इलेक्शन का बिगुल बजाया, और मोदी को घेरने के लिए जो षड्यंत्र और प्रपंच रचने की शुरुआत हुई वहां से हो चुकी थी। अब आप यहां से आगे समझिए मामला क्या है। मामला यहां से राहुल गांधी की फॉर्म में है कि इसमें कोई दो राय नहीं। खेल समझिएगा, राहुल गांधी अपनी राजनीति कर रहे हैं, इन्हें आज के दिन इतना भोला ना समझा जाए, वो एक अलग समस्या है कि ये कई बार ऐसी, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर जो शार्पनेस चाहिए वो इनके पास नहीं है, इसलिए इनमें एक जो कमी है वो है तोल मोल कर बोलने की। और पॉसिबली जिस तरीके से ये ग्राउंड लेवल से जुड़े नहीं हैं और नीचे से उठकर नहीं आए हैं और चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, इन्होंने संघर्ष नहीं देखा है, यही एक कारण है कि ये बहुत सारी ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो लोगों के बीच में मजाक बन चुका होता है। तो राहुल गांधी के इस मामले को समझिए
कि असलियत में राहुल गांधी ने पिछले पूरा एक साल जो भारत जोड़ो यात्रा की, उसका कोई दो राय नहीं कि कुछ इन्फ्लुएंस क्रिएट हुआ। एक वो तबका जो बीजेपी को पसंद नहीं कर रहा था, वो तबका जो बीजेपी के अल्टरनेट की फॉर्म में कुछ ना कुछ ढूंढ रहा था, पॉसिबली राहुल गांधी ने अपने आप को ये दर्शाने की कोशिश की है कि अभी मैं हूं और बीजेपी के विकल्प के रूप में आप मुझे देख सकते हैं। कम से कम वो लोग जहां पर अभी, कम से कम वहां जहां अभी केजरीवाल ने कोई मजबूत पकड़ नहीं बनाई है या केजरीवाल की प्रेजेंस नहीं है, और वहां की जो लोकल पार्टियां जैसे कि मुलायम सिंह, नीतीश, पासवान, ये लोग कमजोर हो चुके हैं और वहां वो खड़े नहीं हो पा रहे, वहां पर बीजेपी की प्रेजेंस इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है। अब राहुल गांधी ने ये किया। अब ये जो इनकी गिरफ्तारी का मामला है कि मतलब अरेस्ट हो जाएंगे और उनकी जो सदस्यता है वो चली जाएगी, वास्तव में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खेल है। खेल ऐसा कि इस मुद्दे को बनाया जाए और इसका पूरा, और ये विपक्ष, ये देखो राजनीति ऐसी ही होती है, इसमें जो भी मुद्दा है वो हो या ना हो उसे बनाया जाता है। मुद्दा हो या ना हो, मुद्दा बनाया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक चीज, दूसरी चीज, एक तो मुद्दा बनाया जाता है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोस्तों असलियत में इलेक्शन है, एक विक्टिम कार्ड खेला जाता है। और विक्टिम कार्ड क्या है कि बीजेपी जो है उसको अत्याचारी दिखाना और अत्याचारी दिखा के लोकतंत्र को खतरे में डालता हुआ, कि मतलब लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र को बचाओ और लोकतंत्र के जो रक्षक है वो सामने आओ, ये कहानी है। तो अरेस्ट जो है, भले ही अभी 30 दिन का समय है और पॉसिबिलिटी जो टेक्निकलिटी है उसके हिसाब से उनकी सदस्यता चली गई है, बहस इस पर है कि ये, इसमें कोई दो राय नहीं कि राहुल गांधी जो है वो विक्टिमाइज हो, मतलब जो क्रिमिनल या यूं कहें उनका जो अपराध है वो घोषित हो चुका है या उनको वो सिद्ध हो चुका है और उनको सजा हो चुकी है, और वो कानून जिसके नाम के पन्ने राहुल गांधी ने फाड़े थे वो लागू हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप इसका ये है अरेस्ट के मामले में कि 30 दिन के अंदर अगर पॉसिबिलिटी होती तो एक याचिका दायर की जाती हायर कोर्ट में, क्योंकि 30 दिन का एक टाइम पीरियड है, हाई कोर्ट जाके उस मामले को स्टे लिया जा सकता था। लेकिन असलियत में खेल यही है कि इसको भुनाया जाए, बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया जाए और शोर मचाया जाए कि ध्यान से देखो ये बीजेपी कितनी ज्यादा अत्याचारी है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, मारकाट मचा रही है, एक्स है, वाई है, जेड है, कलेश है, ये है, वो है, सब चीजें यहां पर दिखाई जाए, इसमें यह समझना चाहिए। अब उसके बाद दूसरा जो नंबर है वो है केजरीवाल का। अब केजरीवाल अपनी राजनीति कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि इसमें अगर मैं ये कहूं कि बीजेपी सरकार शरीफ है तो मुझे ऐसा लगता है बीजेपी सरकार बिल्कुल भी शरीफ नहीं है। अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं कि शराब का घोटाला हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं कि शराब की जो पॉलिसी बनाई गई उसका सीधा सीधा नहीं तो टेढ़ा मेढ़ा घुमा फिरा के इधर उधर से फायदा जो है वो आम आदमी पार्टी को फाइनेंस के फॉर्म में मिला, ये तो मिलता है, पैसा खाया गया, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि बीजेपी वाले नहीं खाते होंगे, सब इस हमाम में सब नंगे हैं, बस कपड़े किसके फटे हुए हैं किसके नहीं फटे हुए ये दिखाई दे रहा है। अब आप समझिए, और इलेक्शन में जब तक हमारी आम जनता आधा पौवा दारू का बॉबका की बोतल लेके वोट डालती रहेगी, तब तक ये इलेक्शन के अंदर पैसा और फंडिंग नहीं रुकेगी। और ये यहाँ नहीं, दुनिया के हर डेमोक्रेसी में ये पैसा मायने रखता है, पैसे की फंडिंग मायने रखती है, और यहीं सारे कलेश यहीं से शुरू होते हैं, यहीं कलेश होते हैं, और जो भी आप कह रहे हैं वो सब यहाँ होते हैं और होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसका अगला स्टेप क्या है? इसका अगला स्टेप ये कि केजरीवाल ने बेईमानी की, इसमें कोई दो राय नहीं। अब केजरीवाल, देखो यार, अगर आप ईमानदारी के नाम पे आए हैं तो ईमानदारी के नाम पे आपको ईमानदारी तो दिखानी पड़ेगी और ईमानदारी से लड़ना पड़ेगा, वरना जो क्राइटेरिया आपने दूसरों के लिए फिट किए और जो क्राइटेरिया आप दूसरों के लिए डिमांड कर रहे हो,
अगर उस पर आप ही खरे नहीं उतर रहे तो वो तो गलत बात है, उसमें तो आपको खरा उतरना पड़ेगा। ये तो आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि मैं तो बेईमान हूं, मेरी जितनी बेईमानियां हैं वो उठा के साइड में रखो, उन्हें छिपाए रखो, या उनकी बात कोई नहीं करेगा, लेकिन मैं जिस जिसको बेईमान बताऊं वो सारे बेईमान हैं, उनको गिरफ्तार करो, ऐसा नहीं होगा। अब इसमें कोई दो राय नहीं, बेईमानी हुई थी, भ्रष्टाचार हुआ था, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि सत्येंद्र जैन के ऊपर कसना था मामला। और अगर आपको याद हो तो एक शोर मचा था, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने शोर मचाया था कि मेरे घर कुछ नहीं मिला, मेरे घर कुछ नहीं मिला, मेरे घर कुछ नहीं मिला, ये बेफालतू में शोर मचा रहे थे, फंसा रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे, वैसे कर रहे थे। मेरा ऐसा अब मानना है कि असलियत में इन्हें भी पता था कि केजरीवाल के एम्बिशंस नेशनल लेवल पॉलिटिक्स में हैं, जो कि बुरे भी नहीं है, होने चाहिए हर पॉलिटिशियन के, और उसे रोकना है चाहे कुछ भी हो जाए। वो भी अपने आप में सही बात है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज दूसरे को इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए काम करेंगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। असलियत में मनीष सिसोदिया के मामले को असल में इस्तेमाल किया गया केजरीवाल को कमजोर करने के लिए, ताकि केजरीवाल दिल्ली के अंदर ही फंस के खड़ा हो जाए और ये दिल्ली से बाहर कहीं पर जा ही ना पाए, और अगर दिल्ली से बाहर निकले तो दिल्ली का काम ठप होता हुआ नजर आए और दिल्ली की जनता ही इसके विरोध में खड़ी हुई नजर आए। और जिस तरीके से खालिस्तान का मुद्दा उठा, उस मामले में जिस तरीके से केजरीवाल पूरी तरीके से और खासकर पंजाब पुलिस बुरी तरीके से फ्लॉप हुई नजर आई, तो सारा मामला जो है वो ठीकरा जो है वो केजरीवाल के सर पे फट चुका है। लेकिन केजरीवाल भी शातिर है इस मामले में, उसने जानबूझकर अब डायरेक्ट अटैक मोदी के ऊपर करना शुरू कर दिया है। असलियत में मोदी पर हमला करने के पीछे का एक लॉजिक जो पहले दिखाई दे रहा था वो ये कि अमृतपाल मुद्दे से ध्यान हटाया जाए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वास्तव में यहां पर केजरीवाल की लड़ाई मोदी का नाम लेकर राहुल गांधी से ज्यादा है। आप खुद सोचकर देखिए, अगर केजरीवाल कैसे भी करके राहुल गांधी के वोट खींचता है तो केजरीवाल की सीटें थोड़ी थोड़ी बढ़नी शुरू हो जाती हैं, जो शायद इस टाइम पर लोकसभा में 2-3 है, कुछ ऐसा है। और अगर केजरीवाल कैसे भी करके 1-2 सीटें फालतू ले जाता है, लेकिन वोट बैंक बढ़ने से राहुल गांधी यानी कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता हुआ नॉर्थ में नजर आता है, तो वहां उस वैक्यूम को भरने के लिए केजरीवाल खड़ा करना चाहता है अपने आप को। पॉलिसी को समझिए, भले ही निशाना मोदी की एजुकेशन पे है, लेकिन अपने आप को चर्चा में बनाए रखे हुए है कि भाई मेरे को इग्नोर नहीं कर सकते, मैं अभी इस चर्चा में हूं और मैं अभी तुमसे डिस्कस कर रहा हूं, ये समझ लीजिएगा। ये केजरीवाल की खास सिचुएशन है और इसी कोशिश के मामले में इस समय पर सीधे सीधे हमले किए जा रहे हैं। तो लड़ाई असलियत में विपक्ष की है, लड़ाई विपक्ष की कुर्सी के ऊपर बैठने की है। कौन विपक्ष की कुर्सी पर बैठेगा उसकी है। क्या कांग्रेस कम ताकतवर बनकर आगे बढ़ सकती है, या कांग्रेस किसी भी तरीके से पीछे ही रहना चाहती है, या पीछे रह जाएगी? ये मामला देखने लायक है, देखेंगे इसमें आगे क्या होता है, वो तो दोस्तों वक्त बताएगा। लेकिन बाकियों को अगर देखें तो बाकियों में ममता बनर्जी बहुत बुरी तरीके से खुद ही फंसी हुई है। अखिलेश यादव जो है वो यूपी से बाहर सोच नहीं पा रहे, लालू प्रसाद यादव बिहार से बाहर नहीं सोच पा रहे, और इनकी प्लानिंग यही है कि अपने अपने राज्यों के अंदर ही बीजेपी को कैसे भी करके रोका जाए, ताकि बीजेपी की सीटें कम हो और बीजेपी की ताकत कम करके ये खुद अपनी राजनीति को चमका सके। लोकल लीडर लोकल लेवल पर, ये 2 नेशनल लेवल की लड़ाई इस समय पर लड़ रही है। आगे तो वक्त बताएगा दोस्तों कि होता क्या है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।